भारतीय राजनीति में बड़े दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में जब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा, तो असली कहानी ये नहीं थी कि वो गए, बल्कि ये थी कि कौन-कौन उनके साथ गया। और यहीं से ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। हाँ, तो वो अकेले नहीं गए, उन्होंने अपने साथ आम आदमी पार्टी के 6 और राज्यसभा सांसदों को भी ले लिया, कुल मिलाकर 7। और ये जो नंबर है ना, जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही इस पूरी राजनीतिक चाल की सबसे अहम कड़ी है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? भाई, हमारे यहाँ तो एक बहुत सीधा सा नियम है, आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए बना था, पार्टी छोड़ो तो कुर्सी भी छोड़ो। तो फिर इन 7 सांसदों की मेंबरशिप वो रद्द क्यों नहीं हुई? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इस राजनीतिक शतरंज के खेल को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि इस फूट की योजना आखिर कैसे बनी, इसमें कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल थे और उन्होंने कानून की एक बहुत ही खास खामी का फायदा कैसे उठाया। हम ये भी समझेंगे कि ये पूरी घटना एक बड़ी राजनीतिक रणनीति में कैसे फिट बैठती है, आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं, और आखिर में ये हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, राघव चड्ढा का जाना ये तो कई लोगों को लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक या कह लीजिए असली रणनीति 6 और सांसदों को उनके साथ लाने की थी। ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, ये एक बहुत ही सावधानी से तैयार की गई चाल थी। तो आखिर इस ग्रुप में हैं कौन-कौन? जैसा कि अब हम देखेंगे, ये सिर्फ कुछ नाराज नेता नहीं है। इस लिस्ट में पार्टी के अंदरूनी लोगों से लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों तक हर तरह के लोग शामिल हैं। और यही इस बात का संकेत है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के पार्टी बदलने से कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत इन्हें पलटू राम कहता है, जो वफादारी बदलने वालों के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। ये लिस्ट अपने आप में एक कहानी कहती है। देखिए, एक तरफ राघव चड्ढा हैं, जो कभी केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में से थे। फिर संदीप पाठक, पार्टी के अपने स्ट्रैटेजिस्ट। स्वाति मालीवाल, जिनकी नाराजगी तो खैर जग जाहिर थी। और फिर वो चेहरे भी हैं जिन्हें केजरीवाल ने खुद चुना था, जैसे उद्योगपति अशोक मित्तल और क्रिकेट के स्टार हरभजन सिंह। अब आते हैं इस पूरी कहानी की जड़ पर, और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। जिस कानूनी रास्ते ने इस पूरे कदम को मुमकिन बनाया, वो असल में एक ऐसा कानून है जिसे ठीक इसी तरह की चीजों को रोकने के लिए बनाया गया था। ये है दल बदल विरोधी कानून, यानी हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची। इसे 1985 में एक बहुत ही सीधे साधे विचार के साथ बनाया गया था कि राजनेता वोटर्स को धोखा देकर पैसे या पद के लिए पार्टियां ना बदलें। नियम एकदम साफ था, अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसे अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इसी कानून में एक ऐसी खामी है जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कानून दल बदल और विलय में फर्क करता है। बाईं तरफ देखिए, अगर कुछ विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें सजा मिलती है, उनकी सीट चली जाती है। लेकिन दाईं तरफ अगर पर्याप्त विधायक एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, खासतौर पर 2/3, तो इसे एक कानूनी विलय या मर्जर माना जाता है और सजा वो गायब हो जाती है। अब जरा इस स्लाइड पर जो गणित है उस पर गौर करते हैं। ये बिल्कुल सटीक है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल सांसद थे 10। कानूनी तौर पर मर्जर के लिए चाहिए होते हैं 2/3। अब 10 का 2/3 कितना हुआ? करीब 6.67, मतलब चाहिए पूरे 7 सांसद। और पार्टी कितने सांसदों ने छोड़ी? ठीक 7। ये इतना सटीक है कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं कह सकते। तो ये बात तो साफ है कि ये कोई भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं था। ये तो सीधे-फीधे गणित का खेल था, जो एक बहुत ही खास मकसद के साथ एक संवैधानिक खामी का फायदा उठाने के लिए महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। और मकसद था बिना किसी कानूनी कार्रवाई के पार्टी बदलना। और जैसा कि पता चलता है, ये रणनीति कोई अनोखी नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक जाने पहचाने पैटर्न का हिस्सा है, जिसे विपक्षी दल अक्सर ऑपरेशन लोटस कहते हैं। एक कथित पटकथा जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस कथित प्लेबुक के 4 आसान स्टेप्स बताए जाते हैं। स्टेप 1, नाराज विधायकों को पहचानो। स्टेप 2, उन्हें पैसे या मंत्री पद का लालच दो। अगर वो काम न करे तो स्टेप 3 पर जाओ, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच का डर दिखाओ। और आखिर में स्टेप 4, जब नंबर पूरे हो जाएं तो दल बदल करवा दो। और स्रोत का तर्क ये है कि ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है।
जैसा कि हम इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पिछले 1 दशक में ऐसे ही पैटर्न बार बार देखे गए हैं, जहां विपक्षी सरकारें चुनावों के बीच में ही गिर गई। देखिए, ये दल बदल सिर्फ 7 सांसदों के जाने की कहानी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक अस्तित्व के संकट की शुरुआत भी हो सकती है। अब लड़ाई सिर्फ नीतियों की नहीं, बल्कि खुद पार्टी की पहचान की है। नियम ये कहता है कि जब भी किसी पार्टी में इस तरह की बड़ी फूट पड़ती है, तो भारत का चुनाव आयोग ये तय करता है कि असली पार्टी कौन है, यानी कि पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलेगा। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, हाल के उदाहरण बहुत कुछ सिखाते हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही मामलों में बागी गुटों को चुनाव आयोग ने असली पार्टी के रूप में मान्यता दे दी, जिससे पार्टी के संस्थापक ही अपनी पार्टियों से एक तरह से बाहर हो गए। फिलहाल के लिए एएपी सुरक्षित है, क्योंकि दल बदल करने वालों ने बीजेपी से मर्जर किया है, उन्होंने कोई अलग गुट नहीं बनाया। लेकिन जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष ने कथित तौर पर कहा था, ये तो बस शुरुआत है। अगर यही पैटर्न दिल्ली या पंजाब में विधायकों के साथ दोहराया जाता है, तो केजरीवाल बहुत कुछ खो सकते हैं, जिसमें पार्टी का मशहूर झाड़ू चिन्ह भी शामिल है। चलिए, अब इस घटना के राजनीतिक नफे नुकसान से एक कदम आगे बढ़कर ये देखते हैं कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सेहत के बारे में क्या बताती है। और अब कहानी में एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला मोड़ आता है। स्क्रीन पर जो बयान है उसे देखिए। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद राघव चड्ढा के हैं, और ये उन्होंने दल बदल करने से पहले कहे थे। सोचिए, वो खुद बीजेपी पर ठीक उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे थे, जिनका आज वो खुद हिस्सा बन गए हैं। स्रोत इस बात को बहुत सीधे शब्दों में कहता है। जो व्यक्ति कल तक इस खेल का सबसे बड़ा आलोचक था, आज वो खुद उसी पटकथा का एक किरदार बन गया है। तो ये पूरी घटना हमें कुछ बहुत गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या निजी महत्वाकांक्षा हमेशा विचारधारा पर भारी पड़ती है? क्या पार्टियां अमीर कारोबारियों को टिकट देकर खुद को कमजोर कर रही हैं? और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या दल बदल विरोधी कानून, वो कानून जिसे लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाया गया था, अब उसे ही कमजोर करने का एक हथियार बन गया है? और ये हमें आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब रखवाले ही नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो उन नियमों को बदलेगा कौन? खासकर तब जब नियमों को बदलने की ताकत भी उन्हीं लोगों के पास हो जो मौजूदा नियमों से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं।